इस प्रकार के आंदोलनों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो। अगर इस प्रकार के कोई उग्रवादी जैसे व्यवहार करना, ठीक है, उसको जनता देखती है, वो भी विशेष तौर से मध्य प्रदेश के लोग। परियोजना बन रही है और एक बसनिया बांध बन रहा है जिसमें माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते का गांव भी जा रहा है। तो जो अपनी जमीन, अपना गांव और जहां उनके बाप दादा गड़े हुए हैं, उस जमीन को नहीं बचा सकता, तो वो क्या आदिवासियों को बचाएगा और क्या आदिवासियों के विषय में बात करेगा। कुलस्ते साधदेव होते हैं, शायद उनको मालूम है कि नहीं, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता। और जो कुलस्ते होते हैं वो रिश्ते में मेरे काका लगेंगे, क्योंकि मैं राधेश्याम काकोड़िया हूँ, मैं भी साधदेव सगा हूँ, तो इस सगा के हिसाब से वो मेरे काका हैं। लेकिन मेरे काका के मन में और मेरे काका के दिल में आरएसएस ने जगह बनाई। कोख से जन्म लिए हैं, जिस पिता के खून को आपने अपने शरीर में धारण किया है, उस पिता के उस डीएनए की बात चल रही है, जिस डीएनए की बात मैं करता हूँ, L3MN की बात करता हूँ। और जो R1A1 है, आप R1A1 की बात को अपने समाज के लिए इस तरह से बोल। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक बार फिर राधेश्याम काकोड़ी जी के साथ में हैं और हम बात करेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, जो इस समय मतलब अपने फॉर्म पर चल रही है। जैसे कि पिछले विधानसभा को देख लीजिए या फिर अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन ये चुनाव में एक शख्स जो हमेशा मतलब चर्चाओं में रहा है वो राधेश्याम काकोड़िया जी ही रहे हैं। पिछले जब विधानसभा की चुनाव की बात आई थी तो 10 महीने ये जेल में थे। और जब ये जेल में थे, जेल में रहने का कारण भी हम थोड़ा बताएंगे आपको कि उमरिया में जो मानपुर में जो घटना घटी, उमरिया में जो आंदोलन हुआ था जंगल जमीन को लेके, तो उसके बाद फिर वहां पे जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसके बाद फिर इनको अंदर कर दिया गया, इन पे कई धाराएं लगाई गई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल अहम हो जाता है कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, मंडला के वो सांसद भी थे, मंत्री भी थे, उस समय उनका एक बयान आता है और बयान ऐसा होता है कि वो सारे आदिवासी समाज पर मतलब एक कुठाराघात जैसा महसूस होता है। उनका बयान ये होता है कि वो उनका कहना ये था कि वहां पर जो आंदोलन उमरिया में चल रहा था वो आंदोलन उग्रवादी मतलब शब्द से संबोधित किया गया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पड़ाव और उमरिया में तक आंदोलन हुआ बड़ा, इस तक कितना बीजेपी को फर्क पड़ेगा आदिवासी बाहुल? देखिए, इस प्रकार के आंदोलनों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। देखिए, हम जनता के लिए काम करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे जनता किस प्रकार की सोच बनाती है। अगर इस प्रकार के कोई उग्रवादी जैसे व्यवहार करना, ठीक है, उसको जनता देखती है, वो भी विशेष तौर से मध्य प्रदेश के लोग। और इसीलिए मध्य प्रदेश जितना शालीन प्रदेश हम मानते हैं, देश भर में हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, और इसलिए किसी जाति समुदाय का हो, समूह का हो, प्रतिक्रिया समझ में आती है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार करना ये ठीक नहीं है। मैंने तो बहुत संघर्ष किया है, मैंने देखा है इस क्षेत्र में, और इसीलिए थोड़ा प्रेम मोहब्बत से बातचीत करके ऐसे मामलों को निपटाना चाहिए। पर जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है, जो भी है उमरिया के अंदर, मैंने भी देखा उसके फुटेज वगैरह, तो आज हम पहले राधेश्याम काकोड़ी जी से बात करेंगे। राधेश्याम जी, जब आप जेल में थे वहां पर, तो हमने तो पिछली बार बात किया तो आपने सारी चीजें बता दी थी कि मतलब वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर आए तो अब गोंडवाना पार्टी को और पहले पार्टी को कैसे उसमें देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं और इस संदेश को मैं सारे गोंडवाना भूभाग में, जिस तरह से मैंने पहले भी जानकारी आपको दी थी कि जो गोंडवाना भूभाग है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक एक बड़ा भूभाग फैला हुआ है। इस बड़े भूभाग में जो हमारे शासन प्रशासन चलता था, तो पहले गंड व्यवस्था बोला जाता था, फिर गंड व्यवस्था के बाद में फिर बना क्या, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के बाद में फिर आया क्या, गणतंत्र व्यवस्था। लेकिन इस गणतंत्र में जो हमारे, जैसे आपने माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का नाम लिया, कुलस्ते साधदेव होते हैं, शायद उनको मालूम है कि नहीं, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता। और जो कुलस्ते होते हैं वो रिश्ते में मेरे काका लगेंगे, क्योंकि मैं राधेश्याम काकोड़िया हूँ, मैं भी साधदेव सगा हूँ, तो इस सगा के हिसाब से वो मेरे काका हैं। लेकिन मेरे काका के मन में और मेरे काका के दिल में आरएसएस ने जगह बना ली है। उनके देखने का दृष्टिकोण और सोचने का दृष्टिकोण जो है जनजातियों के प्रति और यहाँ के आदिम जनजातियों के प्रति, जिनको अभी बड़े गर्व से बोलते हैं वनवासी बोलते हैं,
तो उनको थोड़ा सा इस बात को, इन शब्दों को जो है हिसाब से बोलना चाहिए कि आपके पुरखे की बात चल रही है। आप जिस माँ की कोख से जन्म लिए हैं, जिस पिता के खून को आपने अपने शरीर में धारण किया है, उस पिता के उस डीएनए की बात चल रही है। जिस डीएनए की बात मैं करता हूँ, L3MN की बात करता हूँ। और जो R1A1 है, आप R1A1 की बात को अपने समाज के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। और अभी तो मैं एक छोटी सी घटना और याद आ गई मेरे को, आपने अच्छा बता दिया। तो चुटका परियोजना बन रही है और एक बसनिया बांध बन रहा है, जिसमें माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते का गांव भी जा रहा है। तो जो अपनी जमीन, अपना गांव और जहां उनके बाप दादा गड़े हुए हैं, उस जमीन को नहीं बचा सकता, तो वो क्या आदिवासियों को बचाएगा और क्या आदिवासियों के विषय में बात करेंगे। विषय इस बिंदु का है। अच्छा, ये अभी लगातार आपकी तूफाने दौरे आने के बाद मतलब आप एक दिन भी बैठ नहीं पा रहे हैं, तो समाज भी मतलब काफी आपको सर आंखों पर रख रहा है। आप जहाँ जाते हैं भीड़ एकदम, कई पार्टियों की तो देखा जाता है भीड़ को खरीदना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। आप पहुंचते हैं उसके पहले ही भीड़ वहां दिख जाती है। तो राधे श्याम जी में ऐसा क्या है जो मतलब पब्लिक उनकी ओर खींची चली आ रही है? देखिए, मेरे में ऐसा कुछ व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति में जीता हूँ। और मैं नहीं हूँ, मेरे पुरखों का ज्ञान, जिन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की शहादत दी, मैं उनका अनुसरण करता हूँ। हमारे प्रथम शंभू शेख कोसोडुम, और ऐसे 88 शंभू शेख हुए। ऐसे हमारे पहांदी पारी कुपाल लिंगो, जिन्होंने ऐसे सगा समाज को ज्ञान दिया। ऐसे हमारी मातृशक्तियों में दाई रायतार जंगो, दाई कलिकंकालीन, दाई पहांदी पारी कुपाल लिंगो और हीरा सुका पाटली, जिन्होंने रेला पाठा के माध्यम से समाज को जगाने का जो कार्य किया। और दूसरा चीज है कि हमारे नार की जो व्यवस्था है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे नार की जो व्यवस्था है, खेरोदाई, मेड़ोदाई और पनघट पनिहारनदाई, ये हमारे कुटुंब कबीलों की है। शासन प्रशासन और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी मैं बोलता हूँ, क्या अभी आपने यदि लोकसभा में आप चुन के गए, क्या कभी लोकसभा में आपने एक प्रश्न उठाया आदिवासियों के लिए? तो नहीं उठाया। यदि वहां पे एक तो प्रश्न उठा देते कि भारत देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और वहां से लेके अभी वर्तमान में जब आजाद हुआ था, तब जनजातियों के पास में कितनी जमीन थी? इस गोंडवाना के जो मालिक थे, ST SC OBC और माइनॉरिटी, जो पहले जब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, फिर दूसरा है क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और तीसरा चौथा जो आता है वो है शूद्र। तो शूद्र में सभी लोग आते थे, ST SC OBC और माइनॉरिटी। तो ये एक थे ना। जब भारतीय संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर को आपने प्रेशराइज करके जो है संविधान बनवाया, और जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कैटेगरी में बांटा, एक सूची में रखा। लेकिन उस सूची को भी क्या कभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी और जितने भी हमारे जनजाति नेता हैं जो आरक्षण सीट से जीत के आते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कभी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वर्णन किया है, क्या उसको समझने का प्रयास किया है? मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, 3 वर्ण हैं, 3 कैटेगरी में बांटा। पहला क्या है? जनजाति। दूसरा क्या है? अनुसूचित जाति। तीसरा क्या है? पिछड़ा वर्ग। और चौथा क्या है? अन्य। ये 4 जो कैटेगरी है, मैं मेरे शब्दों में बयां करता हूं उनको। जनजाति इसीलिए दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सभी जनों की एक जाति, सभी जनों का एक संस्कृति, एक रिवाज। वो कौन था? आदिवासी कहलाते हैं। आज के क्या कहलाते हैं? अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। तो जनजाति का मतलब जो था, जो खेरों, जो खूट को, जो पनघट को, पनिहारन को, मेड़ों को और अपने नार की व्यवस्था को जो जानता था, जो वहां पे जो सगा समाज, 12 तरह के जो सगा समाज रहते थे, वो उस जाति में क्या थे, उस समाज में क्या थे, उस धर्म संस्कृति, उस सभ्यता में क्या थे, लीन थे। जैसे मैं छोटा सा बता दूं आपको कि एक छोटी सी कहानी है कि जब गांव में खेती होती है तो बिदरी करते हैं। बिदरी क्या होती है? ये R1A1 नहीं बता पाएंगे। बिदरी होती है कि जब हम खेत में पहले बार जब हम दाने को डालते हैं तो पूरे गांव के किसान इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे? खेरोदाई में। किसी मंदिर में नहीं होते हैं, किसी मस्जिद में नहीं होते हैं, किसी गिरजाघर में नहीं होते हैं, किसी गुरुद्वारे में नहीं होते। कहाँ इकट्ठे होते हैं? नार के खेरों में। और जब खेरों में इकट्ठे होते तो फिर वहां पे जब आप सबके सब एक साथ खेती की व्यवस्था को जब व्यवस्थित करते हैं, तो आप जनजातियों के, यहाँ के गोंडियन समुदाय के, यहाँ के कोयतुर समुदाय की संस्कृति सभ्यता में काम करते हैं। खेती क्योंकि उन्होंने सिखाया, भीमाल पेन ने सिखाया।
तब आप एक हो जाते हैं। पैसा कमाने की बात आई तो एक हो गए, और जब संघर्ष करने की बात आई तो अलग अलग बोलते हैं कि बोलते कि नहीं मैं ओबीसी का हूं, बोलते कि मैं एससी का हूं, बोलते कि नहीं मैं अल्पसंख्यक हूं। जब पैसा कमाने की बात आई तो आप एक हो गए। तो जब जल जंगल जमीन में जब कब्जा किया जा रहा है, जल जंगल जमीन से 87% जो है खनिज निकाला जा रहा है, इस देश की रेवेन्यू जनजातियों की जल और जंगल जमीन से बढ़ रही है, तो क्या एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को उस जल जंगल जमीन से निकलने वाले खनिज में, उस निकलने वाली रेत में, उस निकलने वाले जो औषधि हैं, जो आज बाबा रामदेव जो है 12,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं, इनसे बाबा रामदेव से भी बड़े बड़े हमारे जो है बैगा लोग जो जड़ी बूटियों के ज्ञान को जानते हैं, उनके ज्ञान को सीख कर जो है आज पूरे विश्व में वो जड़ी बूटियां बांट रहे हैं, वो भी क्या है फर्जी तरीके से। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से जो घोटाला जो हो रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश और पूर्व भारत के जो सबसे बड़े नेता कहलाते थे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, जो जनजाति कार्य विभाग भी रहा है उनके पास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी रहा है, इस्पात भी रहा है, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय उनके पास में रहे हैं। उन मंत्रालयों का लाभ क्या जनजातियों को मिला आज तक? क्या आपके मंत्रालय में रहते हुए कोई उद्योगपति बना? नहीं, लेकिन ये उग्रवादी शब्द से संबोधित करना, तो क्या आदिवासी उग्रवादी है क्या? मैं आपको वही तो चीज तो समझा रहा हूं। आदिवासी की संस्कृति तो सबको समाहित करके चलने वाली है, हैं? तो वो खुद आदिवासी हैं। और वो खुद आदिवासी हैं। दूसरा चीज है कि भाई आप हमारे घर में डाका डालोगे, हमको घर से भगाओगे, यदि हमको घर से भगाओगे तो हम यदि उसका बचाव करते तो हम उग्रवादी हो गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 21 में क्यों लिखा कि हमें हमारे देह एवं प्राण की रक्षा करने की आजादी है? नहीं लिखते बाबा साहब अम्बेडकर, इसीलिए तो लिखा ना कि हमको हमारे जल जंगल जमीन से हमें कोई विस्थापित करेगा, जब हमें हमारे आने वाली पीढ़ी के जान को खतरा रहेगा, तो हम अपने भारतीय संविधान के अधिकारों को बचाते हुए और हमारे जो समता है, समता मूलक जीना है। तो आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि हमको समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, न्याय में हमको समता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, व्यापार में हमको समानता मिलनी चाहिए। तो व्यापार में कहाँ समानता मिली? रोजगार में कहाँ समानता मिली? मैं इस बात से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मिला क्या समानता? नहीं मिला। आज आप यूसीसी की बात करते हैं, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं और संसद में रहे हैं। क्या कभी उन्होंने यूसीसी का विरोध किया? नहीं किया। क्योंकि क्या बोले? समानता। अरे तुम्हारे समानता बोलने से, यूसीसी लागू होने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने समता और समानता की बात तो किसमें कर दी है? प्रस्तावना में कर दी है। तो क्या आपने आज तक समानता लेके आए? आज भी मैं देखता हूं हमारे जनजाति क्षेत्र में, मैं जाता हूं, स्कूलों का भ्रमण करता हूं, बच्चों के साथ में रहता हूं, मेरे वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, मैं बच्चों के साथ में भी जो है उनको सिखाता हूं कि आज हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, हाई स्कूल है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वेल क्वालिफाइड हैं, एग्जाम फाइट करते हैं, डीएड बीएड करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग के बाद में फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उन जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को पढ़ाने के काम के अलावा सारे काम पकड़ा देती है सरकारें। ये इसीलिए पकड़ाती क्योंकि उनको जो उद्योगपति हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, इनको मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तो मजदूर तो गांव से निकलते हैं ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है? स्मार्ट शहर। अभी कौन सी स्मार्ट सिटी की योजना चल रही ना? अरे मैं बोलना चाहता हूं, दादा हीरा सिंह मरकाम बोला करते थे कि स्मार्ट शहर बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट गांव बनना चाहिए। जब स्मार्ट गांव रहेगा तो गांव गांव से क्या बनती है? पंचायत बनती है, पंचायत पंचायत से क्या बनती है? जनपद बनती है, और जनपद जनपद से जिला बनता है, और जिला सदस्यों से पूरा जिला बनता है, शहर बनता है। यदि शहर को स्मार्ट करना है आपको, तो पहले गांव को स्मार्ट करो, गांव के रहने वालों को संविधान पढ़ाओ। आज किसी के पास में संविधान नहीं है। आरएसएस ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, और उस षड्यंत्र का जो सहयोग किया किसने? माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, जो हमारे कैबिनेट मंत्री रहे। ऐसे हमारे अर्जुन मुंडा, जो जनजाति मंत्री रहे। हमारे कितने सारे जो विधायक, सांसद, जो मंत्री हैं, चाहे वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, इन सभी जनजाति मंत्रियों ने जिस समाज की रीति नीति संस्कृति रूढ़ी प्रथा के तहत, जो 13(3) कामें बोलते हैं ना, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है इसीलिए आपको आरक्षण है, ये मैं बोलता हूं। यदि आपको रूढ़ी प्रथा का विधि का बल नहीं होता तो भारतीय संविधान में आपको बाबा साहब अम्बेडकर आपको आरक्षण नहीं देते। यदि आपके जल जंगल जमीन में आपको संरक्षण करने की ताकत नहीं होती
तो 193 देश जो हैं मिलके 1994 में वर्ल्ड इंडिजीनियस डे नहीं मनाते। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने वाली कौम एक ही है, वो है जनजाति। कौन सी जनजाति? उस देश की स्वदेशज, उस देश के मूल निवासी, उस देश के मालिक। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें कि 47 के समथिंग मतलब यहाँ पे सीटें ट्राइबल की है, 31 SC की है, काफी बड़ी सीटें हो जाती है। लेकिन ये क्या बात है कि आदिवासी है या फिर SC ST दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, और OBC वर्ग भी है। तो अगर ये चाहे तो मतलब बदल सकते हैं, सरकार अपनी भी ला सकती है, लेकिन देखा जाएगा कि चुनाव के वक्त तो बहुत बड़ा मतलब लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो चीजें नहीं हो पाती जितनी मेहनत वो लोग करते हैं। क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो पहले हमको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास जानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलते हैं, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज किसके समान है? मुर्दे के समान है। तो हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते तो इतिहास कहाँ जानते हैं? हमारे जो 47 विधायक चुन के जाते हैं उन कहाँ इतिहास जानते हैं? यदि इतिहास जानते होते तो पेनक मेडी, जहां पूरे विश्व में देख लीजिए हर जगह शंकर जी का मंदिर मिलेगा, लेकिन बड़े महादेव का जो थाना है वो कहाँ है? पचमढ़ी के पेनक मेडी में। पेनक मेडी मतलब 5 खंड का भूभाग, जहां से हमारे 88 शंभू से एक शासन करते थे। मैं उस शासन की बात बता रहा हूँ, मैं उस 50,000 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। और किससे चलते थे वो? मूंद सूल सर्री से चलते थे, त्रिगुण सूत्री मार्ग से चलते थे, तब जाके मोद वेरची की प्राप्ति होती थी, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता था। मैं अब आपके माध्यम से सगा समाज को, गोंडवाना भूभाग के जो मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के जो भूभाग फैला हुआ है, उन सभी सगा समाज को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप मूंद सूल सर्री से चलना प्रारंभ कर दीजिए। आपको मोद वेरची की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, आपके हक अधिकार को खत्म कर रहे हैं। नहीं तो जो यूएनओ ने 48 अमेंडमेंट्स बनाए थे, 48 जो अधिनियम बनाए थे, 48 जो अनुच्छेद बनाए थे, उसको कब से भारत में इम्प्लीमेंटेशन कर देते, लेकिन नहीं किया। जो भारतीय संविधान में हमारे लिए मूल अधिकार में 13(3) के तहत जो है हमको जनजातियों को स्पेशल राइट्स मिला। फिर स्पेशल राइट्स को मिलने के बाद में जब हम पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाते हैं तो भाग 10 के आर्टिकल नंबर 244 में क्या बोला? स्वशासन बोला। जब हमारा ग्रामीण कानून बना है तब हम स्वशासन मिलेगा, और उस स्वशासन चलेगा तो पैसे की आवश्यकता होगी। इसीलिए क्या दिया भाग 12 में 275 में ड़ा में क्या दिया है कि जनजातियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान देगी। जब भारतीय संविधान बना था तब से ये अनुदान है। तो उस राशि का क्या कभी किसी विधायक ने हिसाब मांगा? यदि हिसाब मांगता तो एक एक आदिवासी भाइयों के हाथ में जो है 1-1 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए होता। हम लोग गरीब नहीं है, गरीब बनाया गया है। और गरीब क्यों बनाया गया? क्योंकि जिन विधायक सांसदों को हमने चुन के भेजा है ना, उनके देखने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण, समझने के दृष्टिकोण में RSS है। अच्छा, ये महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। अब गोंडवाना पहली बार मतलब महाराष्ट्र में भी उतर रही है, अपने कैंडिडेट्स को उतार रही है। तो मतलब एक तो गोंडवाना को मतलब ऐसे लोगों की नजर है, उनका कहना है कि सिर्फ वोट काटने का काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक आदिवासी बहुत बड़ा तबका रहता है वहां पर, और ये पहली बार मतलब देखा जा रहा है कि मतलब अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब महाराष्ट्र में क्या होना है? देखिए पत्रकार महोदय जी, शायद आपकी जानकारी में बात नहीं होगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2003 में महाराष्ट्र में एक विधायक थे, और वर्तमान में जिला सदस्य जो है रामटेक के क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक जिला सदस्य है। और दूसरा चीज कि कांग्रेस, भाजपा और RSS ये 3 हैं। कांग्रेस, भाजपा, RSS, मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से, सब जगह फैलाइएगा आप कि कांग्रेस, भाजपा, RSS इन तीनों ने षड्यंत्र करके क्या बोला कि गोंडवाना गोंडों की पार्टी है। किसकी पार्टी है? गोंडों की पार्टी। वो भूल गए कि जिस भूमि में, जिस भुइयां में, जिस धरतीदाई में, जिस पिंजियादाई में रह रहे हैं, उस पिंजियादाई का गूगल खोल के देखिएगा, गोंडवाना डालेंगे तो गोंडवाना भूभाग मिलेगा। और गोंडवाना भूभाग इतना विशाल था, गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी गोंडियन है। तो आप भी तो गोंडियन हुए ना। लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तब तो। क्यों करेंगे एक्सेप्ट?
एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी जो है पूरा का पूरा जो है R1A1 को पालने का काम कर रहा है। जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो ST SC के लोग मंदिर बना रहे हैं। जैसे राम मंदिर की बात करूं मैं, तो राम मंदिर को किसने बनाया? ST SC OBC माइनॉरिटी, जिसको दलित बोलते हैं। तो दलितों ने पत्थर उठा के लाए, दलितों ने नींव खोदी, दलितों ने सारा चीज बनाया। लेकिन क्या मेरे को बता सकते हैं कोई आदिवासी ST का, जनजाति का कोई मंदिर में पुजारी है? SC का कोई मंदिर में पुजारी है? OBC का जो गाड़ी रेल ट्रेनों से भर भर के जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, सब चीज में जाते हैं, क्या OBC का कोई वहां पे पुजारी है? चलो पुजारी मत बनाओ, वहां पे जो एक बार चला था पुजारी बनाने का, लेकिन विरोध हुआ तो वो वापस भी हुआ। नहीं, जो धन इकट्ठा हुआ है, क्या उस धन में कोषालय में क्या कोई OBC का SC का क्या कोषाध्यक्ष है? हम बोलते पुजारी मत बनाओ, ठीक है भाई, पूजा पाठ हमको नहीं आती है, पंडितों को आती है, ब्राह्मणों को आती है, वो पूजा पाठ करें। लेकिन जो पूजा पाठ करने के बाद में जो धन रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, क्या उस रेवेन्यू उस कोषालय का कोई अध्यक्ष बनाया ST SC OBC का? हमको तो संपत्ति में अधिकार चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मंदिर पकड़े रहो, तुम्हारे जो भगवान उसको पकड़े रहो। हमने प्रकृति को पकड़ा है, हम जल जंगल जमीन धरती जल वायु आकाश अग्नि को हम प्रत्यक्ष जो दिख रहा है हम उसको मानते हैं। जब जो दिख रहा है वो हमारे अनुभव में आता है। यदि ऑक्सीजन, यदि आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है, दिल्ली का मैंने जब जेल में था तो टीवी में देखा करता था कि दिल्ली की हवा जो है प्रदूषित हो गई है ना। जब दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है तो हमारे जितने मंदिर मस्जिद में जो भगवान बैठे हुए हैं, जो अल्लाह ताला बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे जो गॉड बैठे हुए हैं, सारे लोग उनसे प्रार्थना करते, सारे लोग उनसे अर्जी विनती करते, वो जो प्रकृति में जो ग्लोबल वार्मिंग में जो हवा प्रदूषित हुई वो ठीक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने सारे पेड़ काट दिए और शहर बना दिए। तो हम जनजाति लोग जो है, आदिम जनजाति क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है कि जल को संरक्षित करो, जंगल को संरक्षित करो। जब जल और जंगल संरक्षित होगा तो प्रकृति संतुलित रहेगी। इस बार महाराष्ट्र में मतलब क्या उम्मीद है आप लोग गोंडवाना को? देखिए, महाराष्ट्र में क्या उम्मीद है, मैं इस विषय में आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि जब तक अंतिम छोर का व्यक्ति जो मतदाता है वो अपने मौलिक अधिकारों को नहीं जानेगा और इस देश के प्रति, संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानेगा, तब तक वो छलता रहेगा। दूसरा चीज है कि हमको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, भारतीय संविधान को पढ़ाने की जिम्मेदारी हर शासन सत्ता की होनी चाहिए। भारतीय संविधान को पढ़ाने की जिम्मेदारी हर मास्टरों को होनी चाहिए कि स्कूल में जो है आप 5वीं के बाद से संविधान के जो है आर्टिकल, ज्यादा नहीं, मूल अधिकार पढ़ाओ, कर्तव्य पढ़ाओ। मेन तो यही है, मूल अधिकार और कर्तव्य पढ़ाओ, लेकिन नहीं पढ़ाते। यदि उनको पढ़ा देते, यदि मूल अधिकार कर्तव्य संविधान यदि उनको पढ़ा देते, उनके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर को दे देते, तो एक क्रांति आ जाती। और बाबा साहब अम्बेडकर को यदि वो पकड़ा देते तो जो बड़े बड़े नेता जो बोलते ना हमारा हिंदुस्तान, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम मोदी की बात करें कि हिंदुस्तान राष्ट्र बनाएंगे, चाहे हम किसकी बात करें, RSS के मोहन भागवत जी की बात करें, वो भी बोलते कि हिंदुस्तान राष्ट्र, हिंदुस्तान राष्ट्र। हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़िए, संघ राज्यों से मिलके बनेगा और उसका क्या नाम रहेगा? भारत अर्थात इंडिया। तो आपने तो पहले ही आर्टिकल का उल्लंघन कर दिया, तो आप संविधान को तो कहां मान रहे हैं? यदि आप संविधान को मानते तो भारतीय बोलते, हिंदुस्तानी नहीं बोलते। तो पहला तो गुनाह आपने यहां कर दिया, गुनहगार आप हैं, गुनाह आप कर रहे हैं। लेकिन हम जल जंगल जमीन की आवाज उठाने वाले, आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करने वाले, जो हमारे जैसे जो समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हमें जनता हमें नेता बना रही है, नेता बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इस देश में शेर की गिनती होती है? होती है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मैंने देखा हूं 250 से 300 शेर हैं। शेरों की गिनती होती है। शेरों की जनजाति खत्म हो रही है, शेरों की संख्या खत्म हो रही है, तो आपने उसको क्या कर दिया? एक कैटेगरी में डाल दिया, इनको संरक्षित किया जाए। जो जंगल है उनको बांध दिया, संरक्षित कर दिया। लेकिन आप एक बात बता सकते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था और भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ इस देश में रहने वालों की संख्या कितनी थी? 97% ST SC OBC माइनॉरिटी दलित, जिसको क्या बोलते थे? मनुवादी में मनु स्मृति में क्या बोला है? ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य टोटल 15% है। बाकी जो दलित हैं वो 85% है। और यदि इस पे भी मैं मिला, यदि ओरिजिनल की बात करूं मैं, तो मात्र 3% लोग बाहर से आए हुए हैं और 97% लोग यहीं के हैं। तो आज जो 97% की कौम थी, जो जनजाति थी, जिनके पास में यदि गोंडवाना साम्राज्य की बात करें, 52 गढ़, 57 परगना, 258 रियासतों की बात करें, पहले भी मैंने इस विषय में चर्चा किया था। तो यदि हम इन्हीं की बात करते हैं तो 52 गढ़, 57 परगना और 258 रियासतों को जब देखा जाएगा तो आधा भारत गोंडवाना था। कितना था? आधा भारत गोंडवाना था। तो गोंडवाना में जब आधा भारत गोंडवाना था, वहां के लोगों की भाषा क्या थी? गोंडी थी, पारसी थी। तो गोंडी को 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला भाई? क्या इन्होंने लोकसभा में कभी आवाज उठाई? फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने? ऐसे हमारे जो ST SC OBC के जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं, जो मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 29 ही सीटें ना। तो 29 सीट से जो चुन के जाते हैं मध्य प्रदेश के, क्या कभी उन्होंने गोंडी भाषा की बात की? नहीं की। आंध्रा बन गया आपका, गुजरात बन गया गुजराती से, महाराष्ट्र बन गया मराठी से। तो ये गोंडवाना जो भूभाग था उसपे तो गोंडी बोलते थे। आज भी मैं बोलता हूँ कि निवा राधे श्याम का कुड़िया मंदा, निवा नार टिगरा मंदा, निवा परगना धनोरा मंदा, निवा कोट सिमनी मंदा, निवा कोर जबलपुर मंदा। ये हमारी अच्छा, महाराष्ट्र में इस बार जब चुनाव होंगे तो उसमें क्या राधेश्याम काकोड़िया इस बार के स्टार प्रचारक होंगे? देखिए, मैं स्टार प्रचारक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये पार्टी का निर्णय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय जी का निर्णय रहेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में अमान सिंह पोर्ते जी हैं। ये पार्टी का निर्णय है। यदि मुझे समाज प्रदेश वहाँ प्रभारियों की एक सूची जारी हो गई है, वो आपको भी पता होगा। तो अभी सेकंड सूची भी आनी है और भी आएंगी। तो या आप स्टार प्रचारकों में रहेंगे या फिर प्रभारियों में रहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में मैं ना तो कभी भिड़ा हूँ, ना कभी इस विषय में ज़्यादा चर्चा किया हूँ। एक्चुअली पार्टी संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी और हमारी जो कोर कमेटी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी और प्रदेश कोर कमेटी मिलके क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या निर्णय नहीं ले रहे हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय मुझे सर्वमान्य होगा। यदि मुझे स्टार प्रचारक बना के महाराष्ट्र भेजेंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। यदि मुझे प्रभारी बना के भेजेंगे मैं बिल्कुल जाऊंगा। और यदि नहीं बना के भेजेंगे तो मैं इस ओर सोचूंगा भी नहीं, इस ओर ना उनसे लड़ूंगा। क्योंकि मेरा जो ध्येय है वो मेरा ध्येय है, चुनाव मेरा ध्येय नहीं है। विधायक सांसद बनना मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा सवाल विधायक और उसकी नहीं है, लेकिन वो इतना अनुभव जो आपको है आदिवासी समाज के लेकर, तो इसका अनुभव वहां पे काम आएगा ना। देखिए, मेरा अनुभव कहाँ पे काम आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय कोर कमेटी है, प्रदेश कोर कमेटी है, ये तय करेगी। मैं अपने उससे नहीं बोल सकता कि भाई तो आपको लगता है कि मन में लगता होगा ना कि भाई भेजेंगे, तो आपका क्या अंदर विचार है कि अगर भेजते तो जाएंगे आप? मैंने बताया ना कि यदि मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। मैं 3 चीज बोलता हूँ, पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी। जिस तरह मैं पहले प्रदेश प्रवक्ता रहा, तो प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे मैंने जो भी काम किया, फिर मुझे प्रदेश का सदस्यता प्रभारी बनाया, मैंने उस पर भी काम किया, मुझे प्रदेश कार्यालय प्रभारी बनाया, मैंने उस पर भी सेवा दी। तो जिस तरह से प्रकृति सूर्य निकलता है तो ये नहीं देखता कि भाई मेरे को इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि प्रकृति में एक सिस्टम है, प्रकृति एक सिद्धांत से चलती है और प्रकृति एक समन्वय से चलती है। तो मैं समन्वय से चलने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। भले से मेरे को आज मेरे आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन बोला गया, या मुझे जो है अभी रासुका लगा दिया गया, मुझे जिला बदर किया जा रहा है, तो ये देखो प्रशासन की वो है, सोच है, रणनीति है ना। लेकिन मैंने जब समाज से पूछा तो समाज तो मुझे बहुत प्रेम करता है, वो आप भी देखते हैं कई वीडियो के माध्यम से। लेकिन क्या है, मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को, मेरे जैसे वो भी जनजाति समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बड़ी बड़ी देश की नेशनल मीडिया नहीं उठाएंगी। यदि वो उठा लेंगी तो मोदी कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं रहेगा, अमित शाह जी कहाँ जाएंगे वो पता नहीं रहेगा। जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे बड़े बड़े नेता जो है साइड में धरे रहेंगे, क्योंकि इनके पास में पद है, इनके पास में भारतीय संविधान के द्वारा चुन के गए हैं तो एक गरिमा है। लेकिन अनुभव मेरे पास में है, क्योंकि मैं क्षेत्र की जनता से मिलता हूँ। जल जंगल जमीन में हमारे जो पेंट ठाने हैं, जैसे हमारे संग्राम शाह का शायद आपने नाम सुना होगा, अमान शाह, संग्राम शाह,
जिन्होंने 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासतों में अपना आधिपत्य जताया। तो आधिपत्य कैसे जताया? अपने पुरखों को, अपने देवी देवालाओं को, अपनी पैन शक्तियों को हेत करते हुए, गोंगो करते हुए, उनसे शक्तियां अर्जित करते हुए, जैसे पूरे विश्व में बात करूं या पूरी दुनिया में बात करूं या पूरे मध्य प्रदेश में बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, तो जबलपुर के भेड़ा घाट में ही 64 जोगनी है। बाकी दुनिया में कहीं 64 जोगनी नहीं है। तो 64 जोगनी माँ नहीं है, वो 64 जोगनी दाई है। मतलब 64 ऐसी हमारी मातृ शक्ति हुई जिन्होंने अलग अलग विधा में हमको ज्ञान दिया। तो मैं 64 जोगनी दाई से फिर से अर्जी विनती निवेदन करता हूं कि आप फिर से मुझे जो है अपना ज्ञान दें, जिससे मैं समाज की, सगा समाज की सेवा कर सकूं, इस प्रकृति की सेवा कर सकूं और आने वाली पीढ़ी को जीने लायक बना सकूं, जिंदा रहने के लायक बना सकूं। ऐसा मैं निवेदन करता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि मतलब काकोड़ी जी का कहना है कि उनका जो अनुभव है और उनको जो प्रकृति से मिला हुआ है और जो उनके पुरखे और जो दाई की बात कर रहे हैं, उनसे जो इनको ज्ञान मिला है, उनका अनुभव मतलब ये बांटना चाहते हैं और ये कोशिश भी लगातार चल रही है। जहाँ पे भी जाते हैं तो वो इन चीज़ों का विशेष रूप से मतलब बात करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की, तो महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार गोंडवाना अहम भूमिका में सामने आ रही है। और ख़ास बात अगर हम कर रहे हैं राधेश्याम काकोड़िया जी की, तो लोगों को भी यही मतलब महाराष्ट्र के लोगों को भी ये लग रहा है कि इस बार जो तूफानी मतलब उनको जो क्रांति वीर के से पदवी से नवाजा गया है और क्रांति वीर बोलता, क्रांति योद्धा बोला जाता है, इनको भी सुनने के लिए महाराष्ट्र के लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। तो अब यही बात हम काकोड़ी जी से भी कह रहे, तो काकोड़ी जी का यही कहना है कि पार्टी अगर उसमें फैसला लेती है, पार्टी भेजती है, तो वो अवश्य जाएंगे और अपने अनुभव को वहां पर साझा करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।